प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम हाई स्कूल का 10th क्लास का जो हिंदी मॉडल पेपर जारी किया गया 2022 एग्ज़ाम का, इसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन, कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा। चाहे तो आप ट्राई करके देख लेना, और आपको ऐसा चैनल मिल जाए तो मुझे ही बता देना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चैनल आपको फुल सॉल्यूशन दे। ठीक है, यही चैनल है जो सारी सभी विषय के फुल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। कोई टेंशन नहीं है। 9th क्लास के मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दिए थे। उनके एग्ज़ाम हो गए और उनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी आ गए हैं। बहुत लोगों ने कमेंट भी कर दिया है। तो आपका पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और लास्ट क्वेश्चन तक हम सारे सॉल्यूशंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है आपका, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है जिसे आप पहचान करके लिखना है आपको। 2022 का मॉडल पेपर है ये। इसी तरह का मॉडल पेपर जो आपका 2022 का परीक्षा पैटर्न होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। तो इन प्रश्न पत्रों को बढ़िया तरीके से तैयार करना। काफ़ी लेंदी पेपर है ये, इसको सॉल्व करते करते काफ़ी समय लग जाता है। तो मैं आपको आपके सारे विषय के सॉल्यूशन दूंगा। संयम रखना है आपको, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने में समय लगता है और सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें टाइपिंग भी करनी पड़ती है। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से स्टार्ट करें, अगर आप हिंदी विषय देख रहे हैं तो आने वाले समय में आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और आपके दूसरे विषय भी जो बचे हुए हैं उनको भी अपलोड करूँगा फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अभी अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, क्योंकि कभी भी आपका वीडियो आ सकता है और आप उस वीडियो से वंचित ना रहें। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट में आप रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो था, इसमें कौन सा कथन जो है आपको सही है उसको बताना है। तो यहाँ पर जो है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है। ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, लाइक तो अभी कर दो और शेयर और सब्सक्राइब कर ही लेना। इसके बाद आते हैं ख पाठ में। रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें या पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ग पार्ट। निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी आंसर्स हैं ना, सभी के दिए। अथवा वाला एक पार्ट वाला छोड़ने की कोशिश नहीं की है। तो अथवा वाले में तो फिर भी, क्योंकि अथवा वाला ज़्यादा हो जाता, बहुत लंबा पेपर हो जाता, कम से कम 4 घंटे लग जाते आपको वीडियो देखने में। तो इससे नहीं करूँगा मैं। अभी 15 से 20 मिनट में हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अतः सागर, ये किसकी लेखक रचना है, लेखन रचना है? तो ये जयप्रकाश भारती की है। नारीश्वर जो है ये दिनकर की है। ठीक है, और तीसरा जो है, मेरी असफलताएं, ये बाबू गुलाब राय की हैं। और इसके बाद में चौथा जो है, लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश की है। तो ये चारों के आंसर्स आपको मिल गए, याद भी रखना होगा आपको। घ पाठ है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनपुरी की है ये। इसके बाद ड पाठ में आते हैं। ड पाठ में आपसे पूछा गया है, त्यागपत्र किस विद्या की रचना है? तो ये उपन्यास है। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम इसके दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न में आपको क, ख और ग पाठ में क्या क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे रीति मुक्त धारा की किन्हीं दो कवियों के नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे घनानंद हैं और बोधा है, दोनों का आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख आपको करना है। तो कौन सी हो सकती हैं? एक रहस्यवादी हो सकती है, रहस्यवादी भावना, और एक सौंदर्य प्रेम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें ग पाठ, तो उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये आपके ऑप्शंस हो गए सेकंड नंबर क्वेश्चन के। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क पार्ट दिया हुआ है, या तो ये करना है या आपको ख पार्ट अथवा में जो दिया गया उसको करना है। तो क पार्ट मैंने नहीं किया, ख पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला क पार्ट आप देख लीजिए, आपके पास भी मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा, आप उसको देख सकते हैं। नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आपके बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अथवा में पार्ट जो है, पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें विहंस उठी। तो इस तरह का ये आपका पैसेज दिया गया, इसको पढ़ना है। और इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो ये हमारी पाठ है, ये जो गद्य है हमारी पाठ्य पुस्तक की हिंदी गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। ठीक है, या ली गई है, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे जो रेखांकित लाइन है, जो ऊपर की दो, उनकी व्याख्या करनी है। तो हमने यहाँ पे इसकी व्याख्या कर दी है। अजंता की गुफाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पत्थरों को काट कर मूर्ति बनाने वाले कलाकारों ने इन गुफाओं में चारों ओर सौंदर्य की वर्षा कर दी है।
यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। और आप चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं, चित्रकारों ने रंगों और रेखाओं के माध्यम से पीड़ा और करुणा की भावनाओं को व्यक्त करने वाले सजीव चित्र अंकित कर दिए हैं। इसके बाद तीसरा इसी का पाठ पूछा गया है, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है। तो पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया है, दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए हैं, चित्रों में रंग भी भरा गया है, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बनाया दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 3 नंबर तक हम सभी प्रश्नों के उत्तर देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो इसमें क पार्ट जो है आपका ये दिया गया है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्वास स्थल। तो इस तरह का ये काव्यांश है और इसकी आपको व्याख्या करनी है, तो इसका हम व्याख्या कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है। और व्याख्या इसमें जो हम करेंगे, तो व्याख्या जो है इस तरह से है, आपका पढ़ देता हूँ मैं, आप ध्यान रखेंगे। हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो और मृत्यु से कभी न डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर विश्राम प्राप्त करता है। अतः मानव को उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी है जिसमें नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकान को दूर करता है। वह उस मृत्यु रूपी नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है और पुनः दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण करता है। कवि का तात्पर्य यह है कि हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। तो इस तरह से हम इसका पूरा का पूरा व्याख्या कर देंगे और इसके बाद में काव्य सुंदर इससे रिलेटेड जो चीज़ है उसको लिखेंगे। तो जीवन रूपी मार्ग के माध्यम में पड़ने वाले विश्राम गृह के रूप में मृत्यु की कल्पना कवि की नितांत मौलिक कल्पना है। यह त्रिपाठी जी की प्रलभ चिंतनशील की परिचायक है। दूसरा हम लिखेंगे, इसमें कवि ने स्वदेश पर मर मिटने की प्रेरणा दी है। तीसरा है, भाषा बड़ी सरल और खड़ी है, इसमें खड़ी बोली है और शैली जो है उद्बोधन है। उसके बाद में रस जो है वीर रस है। छंद जो है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। गुण जो है प्रसाद का है और शब्द शक्ति जो है व्यंजना है। अलंकार में है जो मृत्यु एक है विश्राम स्थल तथा मृत्यु एक सरिता है में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार हैं। तो ये हमने इसमें यहाँ तक ये चीज़ें देख ली। उसके बाद में भाव साम्य जो है इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा। तो अंग्रेजी के कवि मिल्टन ने मृत्यु का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि मृत्यु सोने की वह चाबी है जो अमरता के महल को खोल देती है। और दूसरा है, कवि के विचारों पर भारतीय दर्शन का विशेषकर गीता का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। तो इस तरह से हम इसके आंसर लिखेंगे। तो मैंने इसका पहले प्रश्न का आंसर दे दिया है। इसके अथवा पाठ को आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। आपको सॉल्यूशंस हर क्वेश्चन का दूंगा, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना का उल्लेख करना है। तो हमने रामचंद्र शुक्ल के बारे में ही लिखा है। तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल के बारे में, रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती अगोना गांव, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1898 में अपने मेडिकल की परीक्षा उत्तीर्ण की। वह 1901 में मिर्ज़ापुर से एंट्रेंस की। इसके बाद में आपकी FA व मुख्तारी की पढ़ाई पूरी न हो सकी। यहाँ पे ने लिखा है ना, तो ना हो सकी, मिसप्रिंट हो जाएगा टाइप करने में, तो मैं बता दूंगा, पूरी ना हो सकी। आपने अपनी पहली नौकरी 1904 में मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर के रूप में की। अपने आनंद और कादम्बनी का संपादन भी किया और 1908 में आप नगरी प्रचारणी सभा के हिंदी कोश के लिए सहायक संपादक के रूप में काशी गए। इसके बाद 1909 में आप हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगे और 1937 में हिंदी विभाग अध्यक्ष बने। आप 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं। आप एक समीक्षक, निबंध लेखक एवं साहित्यिक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है जिसमें काव्य प्रवृत्तियों एवं कवियों के परिचय के अतिरिक्त समीक्षा भी दी गई है। दर्शन के क्षेत्र में भी आपकी विश्व प्रपंच उपलब्ध है। यह पुस्तक रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है, परंतु इसकी विस्तृत भूमिका अपना मौलिक लेखन ही है। ठीक है।
और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर रहते हुए ही 1941 में हृदय गति रुकने के कारण आपकी मृत्यु हो गई। आपकी प्रमुख कृतियां हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, चिंतामणि व नगरी प्रचारिणी पत्रिका हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका लिख सकते थे। अगर आप चाहें तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के बारे में लिख सकते थे, जयशंकर प्रसाद के बारे में लिख सकते थे। ठीक है, अब ख पाठ की बात करते हैं। तो मैंने आपका पहला पार्ट बता दिया। अब ख पार्ट जो है इसमें आपको क्या करना था, इसमें भी आपको इसी तरह से या तो क करें या ख करें। निम्न में से अभी क कर लिया हमने, क का अथवा पार्ट आपको करना था। अथवा में मतलब ये तीन में से कोई भी एक करने थे, तो हमने जो पहले दे दिया और ये दो आप कर सकते थे। ख पार्ट के आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि निम्न कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी किसी एक रचना का जो है आपको नाम लिखना है। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त हैं, महादेवी वर्मा है और सूरदास है। तो हमने सूरदास के बारे में बताया है। तो जीवन परिचय, महाकवि सूरदास जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन जो है 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे और माता जी का नाम जमुना दास। कुछ विद्वान शाही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल भी मानते हैं। एक्चुअली में क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग का थोड़ा थोड़ा मत है। उसके बाद में सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक जो हैं कथ हैं, क्योंकि उनके बारे में भी ये कहना कि कई लोग नहीं मानते कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्ति एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। यानी कि जो जन्म से अंधा है वो इस तरह की जो सुंदर वर्णन है, जितना भाव उन्होंने दिया वो नहीं कर सकता, जिसने संसार को या किसी चीज़ को देखा ही ना हो। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में ही अंधे हुए होंगे। उसके बाद में सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गाँव घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसी की भेंट हुई थी। तुलसी जी की भेंट हुई थी, यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेना, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, हुई थी, और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। ये इनकी खास जो हमने बताया कि एक उनके उपन्यास लिखना है तो ये हम लिख सकते हैं, उनकी रचना लिख सकते हैं। ठीक है, ये नाम है उनका, कृष्ण गीतावली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 5 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। छठा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो मैंने इस पहले वाले का किया, अथवा वाले का इसका नहीं किया है। आपको ऊपर वाले का दिखाया था आंसर। तो सबसे पहला आंसर जो है, अभी तक लाइक नहीं किया होगा आपने, कर दो, और शेयर नहीं किया होगा तो कर देना बाद में, और सब्सक्राइब तो कर ही लो, बाद में आपके काम आता रहेगा। हर सब्जेक्ट आपको फुल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। और जैसा मैं आपको दावा पहले ही कर चुका हूँ कि कोई भी यूट्यूब चैनल आपको फुल सॉल्यूशन नहीं देगा, मुंह से बोल के बता देगा, या फिर बोलेगा कि ये ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, ये कर लोगे तो हो जाएगा, वो कर लोगे तो हो जाएगा। बस वो केवल बातें करेंगे और आपको सॉल्यूशन नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है उसको देखते हैं। तो हमने अभी संस्कृत का एक अनुवाद देखा था, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इस तरह का अनुवाद है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृतः। ये वाला जो है ऊपर वाला, ये वाला गद्यांश, इसका हम अनुवाद करेंगे और इसको हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ये है गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धत है। इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद करते हैं। मानव जीवन को संवारना यानी दोषादि को दूर करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। जिन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वो हमारी संस्कृति है। ठीक है, ये इसका शुद्ध अनुवाद हो गया। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, जो संस्कृत में है उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो ये छठे क्वेश्चन का आंसर हो गया। 7वें पे आते हैं। 7वां जो क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ कोई भी एक श्लोक लिखना है। तो ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि श्लोक है, आपको कोई भी श्लोक याद रखना है। पता नहीं प्रश्न पत्र में कौन सा श्लोक दे दे और आपने कौन सा याद किया, पता चला आपने याद किया वही श्लोक दे दिया। तो ऐसा नहीं है, आपको कम से कम 3 या 4 श्लोक याद रखने हैं और आप अपनी मर्जी से कोई भी श्लोक लिख सकते हैं। इसमें आवश्यकता नहीं थी उत्तर देने की। आते हैं ख पाठ में। ख पाठ में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में जो है उत्तर लिखने थे। तो सबसे पहला है,
पिता कस्मात् उच्चतरः अस्ति, तो पिता खातः उच्चतरः अस्ति, ये इसका आंसर हो गया। ग्रहे सतः मित्रम किम अस्ति, तो ग्रहे सतः भार्या मित्रम अस्ति। इसके बाद में यहाँ पे लाभेन है ना, तो इसको ये लोभेन हो जाएगा। लोभेन किम वर्धते, तो लोभेन लाभः वर्धते। उसके बाद में दुर्मुखः क अस्ति, तो दुर्मुखः चांडालः अस्ति। और उसका ग्रामीणान कः उपहासत, तो ग्रामीणान नागरिकः उपहासत। तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए सारे के सारे प्रश्नों के आंसर। इसमें से केवल 2 देने थे, मैंने सारे आपको 5 आंसर्स करा दिए। अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। करुण तथा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा आपको लिखना है। या तो करुण रस का लिखें या हास्य का लिखें, यहाँ पे आपको दोनों मिल जाएंगे। तो चलिए, हम कोई दिक्कत नहीं है, हम हास्य की देख लेते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य का स्थायी भाव हास है, क्योंकि इस रस के अंतर्गत हंसी यही यानी कि मुख्य मानी गई है। कोई व्यक्ति विकृत भाव भंबिकाओं को बनाता है या विशेष प्रकार के वस्त्र पहनता है, जिसे देखकर एकाएक हंसी छूट पड़ती है। ऐसी स्थिति में हास्य रस की उत्पत्ति होती है, जिसका स्थायी भाव हास है। ठीक है, और भाव भंगिमाओं में होता है ये। और उसके बाद में हास्य रस की परिभाषा जो है क्या होगी। हास्य रस को मनोरंजक रस माना गया है। हास नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल विभव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वाद का रूप धारण करता है, उसे हास्य रस कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। या तो आप ऊपर वाला लिखें या नीचे वाला लिखें, दोनों में से कोई भी एक लिख दोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो दोनों ही दी गई हैं, जरूरी नहीं कि दोनों लिखो, आप केवल ये लिख दो या फिर केवल ये लिख दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा, जिसका क पार्ट हमने देख लिया। अब ख पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क पार्ट देख लिया, 8 का ख पार्ट देखते हैं। ख पार्ट में उपमा या रूपक अलंकार की परिभाषा आपको देनी है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, तो दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। उपमा अलंकार का उदाहरण दे सकते हैं, हरिपद कोमल कमल, यानी कि हरि के पद यानी कि पैरों की तुलना कमल से की गई है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये समझा दिया मैंने आपको। अब ख पार्ट के बाद में ग पार्ट में आते हैं उत्तर देखने के लिए। तो इसमें सोठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण से बताना। तो रोला एक सममात्रिक छंद है, इससे काव्य छंद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती है, जिसमें 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होता है। कहने का तात्पर्य है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। और जो नोट हम करना चाहें तो ये रोला और सोठा दोनों में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर विराम भी होता है। ठीक है, लेकिन अंतर यह होता है कि रेला सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है और सोठा अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो रोला छंद के उदाहरण से स्पष्टीकरण हम कर सकते हैं। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो इसका स्पष्टीकरण भी हम लिख सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आपका स्पष्टीकरण कोई इस तरह से दे, मैं आपको दे रहा हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे सॉल्यूशंस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, आपको घबराने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। आपको पूरा सॉल्यूशन मैं हर विषय का दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा। आपको बिल्कुल 100% बोला है कि 1-2 दिन 3 दिन लगते हैं एक एक पेपर को आराम से सॉल्व करने में, क्योंकि मेरे पास दुनिया भर के पेपर आते हैं और सभी को मुझे सॉल्व करना है। आपका भी करना है और मुझे दूसरों का भी करना है, तो सभी के करूँगा और सभी के आंसर्स बड़े विस्तार से आपको समझाऊँगा, ताकि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में कोई भी परेशानी ना आ पाए। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें क पार्ट में पूछा गया, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो हम क्या करते हैं, पहला देखते हैं। सु से मिलाना है तो सुव्यवस्था बना जाएंगे। प्र से बनाना है तो प्रख्यात बना सकते हैं। आपको अगर अलग लगता है कोई चीज़ बनाना है तो अलग बना लेना, मैंने जो लिखा है आप देख सकते हैं। तीसरा है प्रति से बनाना है तो प्रति से प्रत्येक हो जाएगा। उप से उप मुख्यमंत्री हो सकता है। निर से निर्धन हो जाएगा और अभी से अभिमान हो जाएगा। तो इस तरह से इसके आंसर हो गए। अब आते हैं इसके ख पार्ट में 9वें प्रश्न के। तो ख पार्ट में पूछा गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाना है। तो ना प्रत्यय करना है तो इसका पढ़ना हो जाएगा। पन से बचपन हो जाएगा।
इक से पारिवारिक हो जाएगा और य से कमनीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आंसर्स हो गए। अब आते हैं ग पार्ट में। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताइए। तो राधा कृष्ण, इसका समास हो जाएगा राधा और कृष्ण, विग्रह हो जाएगा और समास इसमें द्वंद्व समास। इसके बाद में सप्त धान्य जो है आपका, ये हो जाएगा सात धान्य का समूह जिसमें द्विगु समास है आपका। और इसके बाद में चौराहा जो है चार राहों का समूह जिसमें भी द्विगु समास है। इसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन है उत्थान पतन, तो उत्थान और पतन जिसमें द्वंद्व समास है। तो ये आपके समास और उनके समास विग्रह हैं। ग पार्ट कंप्लीट हो गया। अब घ पार्ट पे चलते हैं। घ पार्ट जो है इसमें पूछा गया आपसे 9वें प्रश्न का घ पार्ट देखने हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द के तत्सम रूप लिखने हैं। तो सबसे पहले घर का हम लिखना चाहें तत्सम रूप तो यह हो जाएगा ग्रह। इसके बाद में मनुष्य का लिखना चाहें, मानुष का लिखना चाहें तो इसका हो जाएगा मनुष्य। गांव का लिखना चाहें तो इसका हो जाएगा ग्राम। और चांद का लिखना चाहें तो इसका हो जाएगा चंद्र। इसके बाद में ड पार्ट में आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पे आपको दो दो पर्यायवाची लिखने, बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो होगा 2022 के परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा, बिल्कुल यही पैटर्न होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे क्योंकि आपका लेंदी पेपर है और काफ़ी ज़्यादा दिया है, तो इसमें से कुछ कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। ड पार्ट जो है निम्नलिखित में से आपको दो दो पर्यायवाची लिखने। तो ईश्वर का भगवान या परमेश्वर बोल सकते हैं। कमल का नीरज और पंकज होता है। फूल का कुसुम या सुमन हो सकता है। जंगल का विपिन या विटप हो सकता है। तो इस तरह से यह पर्यायवाची शब्द हो गए। आपको जब एग्जाम में आएगा तो आपको भी दो ही पर्यायवाची लिखने होंगे किसी भी शब्द के। इसके बाद आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन का क पार्ट की बात करते हैं। क पार्ट में किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें प्रयुत्रम। तो इसका प्रयुत्रम जो है, इसका प्रति प्लस उत्तरम यण संधि आता है इसमें। और स्वागतम का हो जाएगा सु प्लस आगतम, इसमें भी यण संधि है क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो ज़्यादातर यणी संधि है, आपने पढ़ा भी होगा। तो उसके बाद में इत्यादि का इति प्लस आदि, इसमें भी यण संधि है। और लाकृति ही जो इसमें र प्लस आकृति यण संधि ही है। तो इस तरह से ये इसका संधि विच्छेद और संधि के नाम हो गए। घ पार्ट में निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखना है। तो आप मधु का लिखेंगे तो मधु भयम हो जाएगा और फल का लिखेंगे तो फलाभय हो जाएगा। फलाभयम। ठीक है, फलाभयम और मधुभयम दोनों जो है ये आपका चतुर्थ विभक्ति है और द्विवचन का रूप है। ठीक है, आप लिखना देखना चाहें तो बुक में आप कंसल्ट कर लेना, यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं ग पार्ट में। ग पार्ट में आपसे पूछा गया है निम्न शब्दों में से किसी एक धातु का लकार पुरुष और वचन का उल्लेख आपको करना है, यानी कि लिखना है। तो मैंने कोई भी एक लिख दिया क्योंकि मेरे को कंटेस्ट याद था पठाव का, तो पठाव का लिख दिया। पठाव में पट धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और द्विवचन है। ठीक है, बाकी को देखना पड़ेगा एक बार, इतना समय नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मुझे सॉल्व करने हैं आपके, तो आपको थोड़ा सा धैर्य मेरे साथ भी बना के रखना होगा। और इसमें से केवल एक ही करना है कोई भी, तो इसलिए मैंने एक ही कर दिया। अगर वो बोलता कि तीनों करो तो मैं तीनों को भी कर देता, थोड़ा सा टाइम लगता लेकिन कर देता। घ पार्ट जो है, और थोड़ा सा आप करेंगे तो आपकी मेहनत तो लगेगी, साथ साथ में आपको थोड़ा सा ज्ञान भी मिल जाएगा। घ पार्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो संस्कृत में अनुवाद तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, प्रयाग गंगा तट पर स्थित है। तो प्रयागः गंगा तटे स्थितः अस्ति। इसके बाद में दूसरा है, तुम दोनों क्या करते हो, युवाम किम करुतः। उसके बाद तीसरा है, विद्या विनय से पढ़ती है। तो विद्या विनयात वर्धते, बढ़ती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो गंगा भारतवर्ष से पवना नदी अस्ति। इसके बाद में पांचवा है, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वयम पितरों सेवा कुर्याम। ठीक है, तो ये हो गए पांचों के संस्कृत अनुवाद। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। तो हमने जो है पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर जो है निबंध लिखा है। आप चाहें तो स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर भी लिख सकते थे। किसी एक विषय पे लिखना है तो प्रस्तावना लिखेंगे। तो वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण हमारे ग्रह के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक है, इस तरह से आपको लिखना है। आप इसको आराम से देख लेना क्योंकि निबंध लेखन आप बचपन से करते आ रहे हैं, तो आपको सभी चीज़ों की आदत होगी। इसके बाद में प्रस्तावना के बाद में आपको बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, उसको डिटेल में आपको थोड़ा सा समझा देना है। तो इसमें आपका प्रदूषण के प्रभाव में मतलब प्रकार में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इस तरह से लिख सकते हैं आप। इसके बाद में इसका लास्ट में हम जो है उपसंहार लिख देंगे। तो उपसंहार में हम
जो भी है इसके फाइनल जो डिसीजन हम लिख सकते हैं वो लिख देंगे। तो इस तरह से आपका निबंध होता है। इसके अलावा आप तीसरा लिखना चाहते तो वन महोत्सव पे लिख सकते थे, और चौथा लिखना चाहते तो साहित्य और समाज पे भी लिख सकते थे। किसी एक पे ही लिखना है तो आपकी मर्जी है। लाइक नहीं किया होगा तो भूल गए होंगे, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फुल सपोर्ट मिल सके इस चैनल से। बाद में ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं या फिर आप वो चीज़ ढूंढते रह जाएं हर चैनल पे और जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले ही दावा कर रखा है, कहीं पे भी कोई भी आपको ये चीज़ नहीं देगा। आप ट्राई करके देख लेना, अगर आपको मिल जाता है तो मुझे भी बता देना ताकि मैं भी सेटिस्फाई हो पाऊँ और अपने आप को फाल साबित कर पाऊँ। क पार्ट जो है इसमें आपका 12 नंबर क्वेश्चन में पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों के में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। मुक्तिदूत काव्य खंड के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं आपको लिखनी है। तो सबसे पहले हमने इसी को लिखा है क पार्ट में। तो यहाँ पर है, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक काव्यखंड में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। गांधी जी इस काव्यखंड के नायक हैं। प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी जी के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं या प्रकट की गई हैं। इसमें एक आ जाएगा अलौकिक दिव्य पुरुष हैं, उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर देखिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको लिख लीजिए। तो ये आपका इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। इसमें अलौकिक दृष्टि के पुरुष के बाद में इनका दूसरा हम चरित्र विशेषता बता सकते हैं, महान देशभक्त जो थे वो भी हैं, तो उसके बारे में इनको लिख सकते हैं। और इन्होंने जो अपने श्लोक दिए हैं तो उनको भी आप डाल सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे श्लोक तो भी चलेगा, ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तीसरा जो है, अब हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक जो है गांधी जी को माना जाता है और वो अहिंसा के परम मित्र थे, तो इस तरह से आप उनके बारे में भी ये चीज़ लिख सकते हैं। आर्थिक समृद्धि के पोषक जो हैं ये भी हैं, चौथा पार्ट इसमें आप आर्थिक समृद्धि के पोषक में शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद में पांचवा है, मातृभक्ति जो है उनके अंदर भरी हुई थी, उसके बारे में बता सकते हैं। अहिंसा और करुणा की मूर्ति माना जाता है उनको, ये भी बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जितना बड़ा मैंने लिखा है इतना बड़ा ही आप लिखें, इसमें से 2-3 पॉइंट आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जितना याद करेंगे उसमें से अगर 1-2 पॉइंट, जैसे सपोज करें 3 पॉइंट भूल गए तो आपने 4 पॉइंट भी लिख दिया तो आपको आंसर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे पूरे। तो आपको सारे पॉइंट्स को याद करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अहिंसा और करुणा की मूर्ति हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कह रहा हूँ, पॉइंट नंबर 6। सातवां पॉइंट है, भारत के मुक्तिदूत महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता में कितना योगदान दिया, इसके बारे में हम इनको बता सकते हैं। तो ये हो गए 7 पॉइंट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, सम्मान और पद के निर्लोभी थे। हाँ जी, इनको जो भी सम्मान मिले, जो पद मिले, इन्होंने सभी चीज़ों को ठुकराने की कोशिश ही की है। जो अभी तक हमने पढ़ा है, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन हमारी जो एजुकेशन कहती है और पुराने जो विचार हैं जो कॉपी किताबों में इंटरनेट पे मिलता है उसमें यही कहा जाता है। नौवा हम लिख सकते हैं, मानवीय गुणों से भरपूर थे, यानी कि वो सहायता करने के बहुत ही ज़्यादा इच्छुक व्यक्ति थे, किसी की दुख दर्द को वो बांटने में संपूर्ण सहयोग करते थे। तो इस तरह से आपको ये जो प्रश्न का उत्तर देना है। इसका दूसरा जो पार्ट था, अगर आप वो नहीं करते तो ये कर सकते थे। इसमें आपको करना था, मुक्ति दूत के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अथवा में से कोई सा भी एक करना है, तो मैंने कोई एक ही किया है। ख पार्ट में आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, तो इसमें से कोई भी एक ही करना है आपको। तो पहला पार्ट आपको करना है, ज्योति जवाहर काव्यखंड के आधार पर जवाहरलाल नेहरू की चारित्रिक विशेषताएं संक्षेप में लिखनी है, या फिर आप लिख सकते थे ज्योति जवाहर काव्यखंड का कथा सार या संक्षेप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने जो है ये कथा सार वाला ही लिखा है। तो यहाँ पर जो है, श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक काव्यखंड की कथा वस्तु घटना प्रधान न होकर के भाव प्रधान है। इस खंड काव्य में भारत के निर्माता युगावतार पंडित जवाहरलाल नेहरू का विराट लोकनायक रूप का चित्रण हुआ है। कवि ने संपूर्ण कथान को एक ही सर्ग प्रवेश में रचा है और कथा वस्तु का सारांश निम्नवत है। तो हमें संक्षेप में इसको लिखना है, तो यहाँ पर हम इसका लिख देंगे इस तरह से, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा जो है आंसर लिखेंगे। कवि की जो है क्या क्या उसने, कवि ने जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या क्या सोचा है और क्या क्या उनको मानते थे उस बारे में, और जो जो जवाहरलाल नेहरू ने अपने योगदान इसमें साबित किए हैं, उस तरह का जो भी इसमें विस्तार दिया गया है, इससे पूरे पंक्तियों में आपके चैप्टर में उसी को संक्षेप में लिखने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आप आंसर देख सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप इस आंसर को देख लेना।
ये आंसर पूरा का पूरा आपको कंप्लीट इसी तरह से। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं पीडीएफ लिंक दे दूं आंसर के साथ में, तो आप उसके लिए कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और पीडीएफ लिंक अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, ताकि आपको पासवर्ड जो है इसका पता चल जाए। तो आने वाले समय में आपको मैं पासवर्ड ही बताऊंगा आगे वीडियो में, तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको बताना है, इस तरह से ये आंसर है। क्योंकि ये आंसर जो है ज़्यादा मतलब एक ही स्क्रीन पे आपको पूरे के पूरे नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसकी पीडीएफ लिंक भी दे दूँ, ताकि आप लोग इसकी बेहतर तैयारी कर सकें। तो ये आपका जो सोल्यूशन है इसको आपको ध्यान से देख लेना, इस तरह का ये सोल्यूशन है। कितना भी छोटा करो, लेकिन इसमें मेन पॉइंट्स तो आ ही जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके ग पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भूल गए होंगे, आप कर लेना। ग पार्ट जो है, अगर पूजा काव्यखंड के पूर्वाभास सर की कथा वस्तु संक्षेप में लिखनी है, या फिर अगर पूजा काव्यखंड के आधार पर उनके नायक का चरित्र चित्रण आपको करना है। तो इसमें आपका जो अगर पूजा काव्यखंड के नायक जो हैं श्री कृष्ण हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो लीलाधारी दिव्य पुरुष के बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा उनके, और उसके बाद में शिष्ट एवं विनयी हैं वो भी बताएंगे। पांडवों के परम हितैषी माने जाते हैं, ये भी बताएंगे। उसके बाद में इनका जो है अनुपम सौंदर्यशाली है जो, वो भी बता देंगे। और उसके बाद में इनका धैर्यवान और शक्ति संपन्न जो हैं ये भी हम बताएंगे। उसके बाद में धर्म मर्यादा के पालक तो हैं ये, तो 6 नंबर भी हम इस पॉइंट में डालेंगे। और अनासक्त योगी भी जो हैं इनको माना जाता है, तो इनको इस पॉइंट को भी डाला जाएगा। और निष्कर्ष रूप में हम कहा जा सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं वो भी हम इसमें लिख देंगे। इसी क्वेश्चन का पाठ घ की बात करते हैं। तो पाठ घ में मेवाड़ मुकुट काव्यखंड के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। तो या फिर आप कर सकते हैं दूसरा, मेवाड़ मुकुट काव्यखंड के आधार पर उसके छठे सर्ग का कथानक संक्षेप में आपको लिखना है। तो छठे सर्ग के केवल सर्ग का छठा ही लिखना है। तो आप, मैंने को यही छोटा लगा तो मैंने इसको लिख दिया, और आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये घ पार्ट का सेकंड पार्ट का आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम ड पार्ट में। बहुत लंबा पेपर था आपका, ये मॉडल पेपर इतना लंबा इसलिए दिया गया है ताकि आपके इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन को जब आपके एग्ज़ाम में दिया जाएगा तो आप ये ना कह पाएँ कि मॉडल पेपर में से कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस अथवा अथवा करके दे दिए हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन हर जगह से रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, इसलिए इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर ड पार्ट जो है, इसमें जय सुभाष काव्य खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का जो है चरित्रांकन करना है, या फिर जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक जो है आपको संक्षेप में लिखना है। तो हमने इसका कथानक संक्षेप में लिखा है, सेकंड वाला पार्ट किया है। ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसी का आंसर है ये। अगर हम इसका आंसर लिखते, इसका अगर आंसर लिखते तो इसका आंसर हम यहीं लिखते, ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को नीचे ले जाते। तो इसका आंसर हमने यहाँ लिखा है, इसको आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। अगर मैं पढ़ के बताऊंगा, मैंने जैसे पहले बताया, तो 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास हो जाएगा इसको समझाने में। बाकी ये हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही चीज़ लिखा है, बस यहाँ पर संक्षेप में किया गया है। इसके बाद च पार्ट में आते हैं। च में से आपको कोई भी एक करना था। इसमें लिखा गया मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग का आपको संक्षेप में लिखना है, या फिर आप मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कौन सी घटना आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है उसको लिखना है। तो तृतीय सर्ग में जो है आज़ाद के जीवन में अंतिम समय की क्रियाशीलता और बाधाओं का वर्णन हमें अधिक प्रभावित करती है। तो हमने ये सेकंड वाला पार्ट किया है, ठीक है। तो इसमें तृतीय सर्ग के बारे में सब कुछ समझाया गया है, आप इसको पूर्ण देख करके अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको अभी पीडीएफ का पासवर्ड बताऊंगा, उस पासवर्ड को नोट कर लेना। और पासवर्ड से ही आपका ये पीडीएफ खुलेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन हमें देना पड़ेगा पीडीएफ को कि इसका जो है मिसयूज़ ना हो पाए। यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो 6 पार्ट में आपसे पूछा गया है, कर्ण खंड काव्य के धूत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश आपको लिखना है। तो इसका दूसरा पार्ट नहीं किया, पहला ही पार्ट किया, दूसरा पार्ट नीचे है जो आप कर सकते थे। दूसरा पार्ट ये पूछा था, कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है। तो ये नहीं किया हमने, इससे ऊपर वाला कर दिया है। दो आपको पार्ट देते हैं, जैसे ज पार्ट में आपका पहला या दूसरे में से कोई एक करना है, तो इसी तरह से हमें करना है, ठीक है। बहुत सारा आपका है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम कर्ण के ऊपर। तो ये वाला इसका पहला पार्ट हमने किया है, कर्ण
खंड काव्य के दूत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश जो है हमने यहाँ पे लिखा है। द्वितीय सर्ग में सब कुछ है, तो आप यहाँ पर ये पूरा का पूरा इस तरह से लिख सकते हैं। ये आंसर आप देख रहे हैं आपके सामने पूरा का पूरा है। इसके छः पार्ट का जो सेकंड क्वेश्चन था आपको मैंने अभी भी बताया कि आप करना चाहें तो ये भी कर सकते थे, जिसमें कृष्ण का चरित्र चित्रण करना था। उसके बाद में नेक्स्ट जो ज पार्ट है इसका पहला है करमवीर भरत खंड काव्य के आदर्श वर्ण सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखना है, या फिर आप कर सकते थे करम भारती बोल रहा हूँ, करम भारत आ गया ना, तो करमवीर भरत और करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर राम का चित्रांकन आपको करना है। ठीक है, तो राम का यहाँ पे चित्रांकन हमने किया है करमवीर भरत के हिसाब से, उनके आधार पे। ठीक है, उसी खंड के आधार पे। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन का देखिए आप आंसर लिखा गया है। आराम से इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करिए, आराम से पढ़ लीजिए। ये आपका इस तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जब तक आप वीडियो को पॉज करके नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी समझ में क्यों नहीं आएगा क्योंकि आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए बहुत। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बीच में जो दोहे लिखे हैं ये दोहे आप लिखें, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप लिखते हैं तो बेहतर है, बेहतर क्या बहुत ही बेहतर है, और नहीं लिखते हैं तो भी आपको एक दो लाइनों में कहीं कहीं दोहे यूज़ किए जाएंगे तो उससे भी काम चल जाएगा आपका। तो इस तरह से ये उनकी जो जो चीज़ें हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में लिख सकते हैं। संकल्पवान राम सिद्धांत प्रिय हैं। उसके बाद में दूसरा संवेदनशील सिद्धांतों के प्रति दृढ़ होते हुए हैं। उसके बाद में आप लिख सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उसके बाद में आप लिख सकते हैं द्वेष भाव से रहित हैं। इसके आगे हम लिख सकते हैं शक्तिशील और सौंदर्य हैं। उसके अलावा दीन रक्षक और दुष्ट संहारक हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं निष्कर्ष लास्ट में आप निष्कर्ष लिख देंगे। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद झ पार्ट में आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, तुमुल खंड काव्य के राम मिलाप और सौमित्र का उपचार सर की कथा जो है आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये राम मिलाप और सौमित्र का उपचार के बारे में यहाँ पे लिखा है। इस सर्ग में राम के विलाप और लक्ष्मण के उपचार का वर्णन है। लक्ष्मण की दशा को देखकर राम विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारी इस दशा से मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे धनुर्धर, तुम धनुष हाथ में लेकर उठ खड़े हो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। और फिर उन्होंने अपना श्लोक, मैं जिन सकता तुम बिन, तुम बाल भक्त अनन्य हो, हे उर्मिलेश उठो उठो, खोलो नयन चैतन्य हो। तो इस तरह से आप दो तीन जगह पे जो जहाँ जहाँ यूज़ करना है, इस तरह की कविता की छोटी सी लाइन आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे एग्जामिनर जो है संतुष्ट हो पाए। ठीक है, और इसके बाद में आप लास्ट जो आप अगर ये नहीं करना चाहते थे, अगर ये आप नहीं करना चाहते थे झ का पहला पार्ट, तो आप झ का जो है सेकंड पार्ट कर सकते थे। तो ये है आपका फुल सॉल्यूशन हिंदी विषय का। तुमुल काव्यखंड के आधार पर मेघनाथ का चरित्र चित्रण आपको करना है। तो अगर आप वो नहीं करते तो ये कर सकते थे। तो ये हमारा चैनल आप सभी को पता है, जिस पे आप विजिट कर चुके हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। और सभी विषय के सॉल्यूशंस के लिए अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 10th क्लास की प्लेलिस्ट दे रखी है, हमने बना रखी है यूपी बोर्ड की, उसको आप ज़रूर देखना, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इस PDF को जो अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दूंगा, उस PDF को जब आप डाउनलोड करोगे तो वो खुलेगा नहीं। उसको खोलने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए, और वो पासवर्ड आपका आ जाएगा 1947। ठीक है, ये पासवर्ड आपको डालना होगा ताकि आप जब भी पासवर्ड डालें तो ये खुल जाए। ध्यान रखना है, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा है, शांति से देखा है, तो PDF आपको मिल जाएगी। PDF से पासवर्ड भी खुल जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे, आपको फुल सोल्यूशन मिल गया है। इसी तरह से आपके सारे विषय के कंप्लीट सोल्यूशन एक एक प्रश्न के मैं दूंगा आने वाले समय में। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि सोल्यूशन बनाने में समय लगता है, और हमारे पास पेपरों का भंडार है, भंडार। तो उसमें आप समझ सकते हैं भंडार का मतलब क्या होता है, कि हर आदमी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके सारे पेपर सॉल्व करता रहूं और दूसरे के छोड़ दूं। तो आपका एक पेपर किया है तो दूसरे का एक पेपर, तीसरे का एक पेपर करके फिर आपका एक पेपर करा जाएगा। सॉल्यूशन लगातार बनते जा रहे हैं, बस आपका लेंदी पेपर होता है तो समय करने जो
आपका सॉल्यूशन करने में उसमें टाइम लगता है। सीबीएसई का लेंदी पेपर नहीं है, सारे के सारे आपके एमसीक्यू बेस हैं, तो उनके 60 क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व कर दिया था फटाफट 2 से 3 घंटे में सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आपका पेपर सॉल्व नहीं हो पाता क्योंकि आंसर्स को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, टाइपिंग करना पड़ता है, समझाना, आपको समझाना ही पड़ता है कई चीज़ों को। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। मैंने वीडियो में आपको पासवर्ड बता दिया है, पासवर्ड को नोट कर लेना। ये पासवर्ड हमेशा आपको बार बार काम आएगा, पासवर्ड ज़रूर याद रखना। वीडियो में बताया गया पासवर्ड भूलना नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।